हेलो नमस्कार। आपनो राजस्थान की इस सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत। और इस आपनो राजस्थान के सेशन के तहत हम लोग पढ़ रहे थे अपने राजस्थान के अंदर जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंदर अपनी राजस्थान भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की जो बुक्स हैं उनको लेकर के, और वहाँ पर उनके संबंधित जो किताबें हैं उनको हम लोग हर क्लास वाइज, ये कहें कि हर स्टैंडर्ड वाइज हम लोग उसके संबंधित जो पर्सन है उनको पढ़ रहे थे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि कई बार बच्चों के मन में शंका रहती है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये अपना ऑथेंटिक सोर्स के साथ है क्या। जी हाँ, तो उसी आरबीएससी की बुकों को लेकर के हम लोगों ने चलाया था एक अपनो राजस्थान सेशन, और उसी के तहत हम लोगों ने पहले चर्चा 6वीं 7वीं 8वीं की कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे अपना आरबीएससी कक्षा 9 के अंदर राजस्थान अध्ययन की। जी हाँ, तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। अपना अध्याय 2 है और अध्याय 2 में चैप्टर है अपना राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। और इस भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जो भी बातें होंगी उन सब की एनालिसिस, उन सब का व्याख्या जो है वो आज हम लोग करने वाले। तो अब होता है स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे प्रश्न आता है कि राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता हो कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति होती क्या है। इसका मतलब होता है कि स्थिति का मतलब है कि कहां पर है। स्थिति का मतलब होता है मेरे बच्चों की कहां पर है, और कहां पर है इसका मतलब ये कि राजस्थान अक्षांशों के आधार पर कहां पर है और देशांतरों के आधार पर कहां पर है। जैसे मैं कहूं यहां पर कि ये तो है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान से होकर के या इसको छू करके कौन से अक्षांश और देशांतर जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका एक डायग्राम और भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया मेरे बच्चों अपना ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर ये अपना हो गया एक ग्लोब, और इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से जो ये पड़ी रेखाएं हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर है इनको बोलते हैं अक्षांश। तो इस प्रकार से अपनी अक्षांश रेखाएं हैं, और इसी ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची हुई होती हैं इनको कहा जाता है अपने देशांतर रेखाएं। अब राजस्थान कहां पर है, तो यहां पर मैं कहूं, सपोज करो मैं ये कह दूं कि भैया अपना राजस्थान जो है वो यहां पर है। इसका मतलब राजस्थान अक्षांशों में कहां पर हो गया, ये दो रेखाएं हैं और राजस्थान इन दो अक्षांशों के बीच में है। और देशांतरों की बात करें तो मैं कहूंगा कि भैया देशांतरों में इस प्रकार से एक इधर से खींचेंगे और एक इधर से, और राजस्थान इन दो देशांतरों के बीच में है। इसका मतलब है राजस्थान अक्षांशों में कहां पर है और देशांतरों में कहां पर है, वही इसकी स्थिति के बारे में पूछा गया। मतलब एक अक्षांश राजस्थान के इस दक्षिणी भाग को छू करके जाएगी, एक तो ये हो जाएगी यहां से, और ये जो अक्षांश है इसका मान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। जी हां, और एक ये जो 23 डिग्री 3 मिनट है ये अपने बांसवाड़ा के दक्षिणी किनारे को छू करके गुजरती है। उसके बाद में एक अक्षांश आती है अपनी ये, और इसका मान है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मेरे बच्चों यहां पर यह भी याद रखना, ये जो है ये अपने गंगानगर के उत्तरी किनारे को छू करके गुजरती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले, अब देशांतरों की बात करें तो एक देशांतर यहां पर होगी जो राजस्थान के पश्चिमी किनारे को छू करके जाएगी, और इसका मान है 78 डिग्री 17 मिनट या 69 डिग्री 30। जी हां, इसका मान है 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट इधर आएगी, बस ये गलती मत कर देना। तो ये आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट, और ये हो जाएगी अपनी पूर्वी देशांतर। और एक बच्चों देशांतर यहां पर आएगी और इसका मान होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। गुरुजी इस मैप में कहां पर है, तो बेटा ये जो रेखा है वो तो ये है, ये जो रेखा है वो ये है, ये जो देशांतर है वो देशांतर ये है, और ये जो देशांतर मैंने खींची थी वो ये है, और ये अपने जाती है जैसलमेर को छू करके, ये जैसलमेर को छू करके जाती है, और साथ साथ ये जो है ये अपने धौलपुर को छू करके गुजरती है। इसका मतलब है कि ये स्थिति होगी कि अक्षांशों में इसके बीच में और देशांतरों में इनके बीच में, अर्थात ये हो जाएगा अपना कि 23-3 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23-3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये तो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब पहले में ही आ गया सही जवाब, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। एक तो ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ से हम बात करें अपना राजस्थान, और इस राजस्थान को लेकर के यहाँ पर इसको क्षेत्रफल को लेकर के 2-3 डाटा जो है वो आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। ये 2-3 डाटा हैं कौन कौन से।
पहला डाटा यहां से आता है एक तो कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, और मेरे बच्चों याद रखना ये क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। एक डाटा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें राजस्थान का देश में स्थान की बात करें कि भाई देश में स्थान कौन सा है, तो याद रखना ये देश में स्थान पहला है। कौन सा स्थान है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के अंदर पहला स्थान रखता है। अब पहला स्थान रखता है और कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो मेरे बच्चों प्रश्न तो ये भी बनता है कि ये जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा। तो ये प्रतिशत कितना होगा, याद रखना ये होगा अपना 10.41%। कितना होगा? 10.41। तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहां से आ जाता है इसका सही जवाब। क्या ये इसका सही जवाब है? इसके अलावा इस क्षेत्रफल को आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, एक आता है यहां से डाटा कि विश्व के देशों के सापेक्ष की राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के देशों के सापेक्ष कितना प्रतिशत है। दूसरे देशों की बात करें जैसे इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। यदि हम बात करें इजराइल से, ये चर्चा के अंदर है इन दिनों, तो इजराइल से जो है ना 17 गुना बड़ा है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। जी हाँ, अब क्या इजराइल से बड़ा है क्या और देश नहीं है क्या? यदि हम बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका की बात करें, इस श्रीलंका से मेरे गुलगुलो राजस्थान जो है ये अपना 5 गुना जो है ये बड़ा है। इसके साथ साथ यदि हम यूरोपियन कंट्रीज में बात करें जैसे इंग्लैंड है इससे 2 गुना है। यदि हम बात करें नॉर्वे, पोलैंड, इटली की बात करें उनसे भी बड़ा है। मतलब नॉर्वे, इटली, पोलैंड वगैरह की बात करें इसके लगभग बराबर जो है ये अपना यहाँ पर आ जाता। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे कुल क्षेत्रफल, देश में स्थान और देश के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा और इसके अलावा दूसरे देशों के सापेक्ष कितना गुना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी, ये आपके यहां से चीजें आ जाते हैं। चलें आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है आपका कि राजस्थान के कुल क्षेत्रीय विस्तार में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी क्षेत्र विस्तृत है। अर्थात यदि हम बात करें अपने राजस्थान का, तो ये राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं। इस राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, जैसे जिसमें मैं कहूं नंबर 1 तो ये लिख दिया मैंने यहां पर पश्चिमी मरुस्थल, और हमें इस पश्चिमी मरुस्थल के 2 डाटा तो एग्जैक्ट पता होने चाहिए। जैसे एक तो इसका क्षेत्र पता होना चाहिए और इसका क्षेत्र लगभग 61.11% है, तो आपको लगभग 61% तो याद रख सकते हो। और एक यहां पर जनसंख्या की बात करें, ये जो है यहां पर है लगभग 40%। एक भौतिक प्रदेश तो ये हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों राजस्थान के मध्य से होकर के एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है और इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान को दो भागों के अंदर बांटती है। यदि हम इस अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% हिस्सा आ जाता है। कितना आ जाता है? लगभग 9% हिस्सा जो है ना वो अपने यहां पर आ जाता है। एक तो ये याद रखना साहब, कितना हो गया मेरे बच्चों? 9% हो गया जी। उसके बाद में यदि हम बात करें यहां पर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 10% आ जाती है। तीसरा यहां पर आ जाता है, एक अपना आ जाता है नंबर 3 की बात करें, इसको हम बोलते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, और ये जो पूर्वी मैदान है यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है ये लगभग 23% है। और यदि हम यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है ये आ जाती है लगभग 40% जी होगी। उसके बाद में यदि हम बात करें एक आपका आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार, और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो लगभग 7% है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो मेरे बच्चों ये यहाँ पर आ जाती है लगभग 10% के आसपास। कितनी हो गई? लगभग 10%। तो देखो क्षेत्र 61 और 9 कितने हो गए? 70 और 70 और 23 और 7 30, 100 हो गया। मतलब 100 का डाटा आ जाता लगभग। लेकिन अब यहां से कहोगे सर तो इसके आधार पर आप क्या कहोगे? जी मैदानी क्षेत्र कितना होना चाहिए था? 23%। लेकिन बेटा यहाँ पे तो 23% ऑप्शन में नहीं है, बस यही तो आपको समझाना चाह रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जैसे ही कोई पर्सन आए क्विक रेस्पॉन्स नहीं करना है। आपको समझना होगा कि यहाँ पर उन्होंने पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश नहीं पूछा, उन्होंने कहा इस राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। हो सकता है ये पश्चिमी मरुस्थल भी मैदान हो, पूर्वी मैदानी भाग में मैदान हो, इसके अंदर भी पहाड़ियां हो। इसका मतलब है कि राजस्थान का जो क्षेत्र आता है, राजस्थान के क्षेत्र
की बात करें, इस क्षेत्र के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर मैदान आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या मैदान है, और राजस्थान के अंदर मैदानों की बात करें तो लगभग 51% भाग की बात करें। जैसे हम राजस्थान की बात करें, मैं यहां पर कहूं कि राजस्थान में मैदान जो है ये लगभग 51% भाग पर मैदान है, जिसमें पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा भी शामिल है, कुछ हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भी हो सकता है और कुछ हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग का भी हो सकता है। इसके अलावा है ना, यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर एक आ जाएगा अपने उच्च शिखरों की बात करें तो राजस्थान के अंदर उच्च शिखर जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1% भूभाग के ऊपर आते हैं साहब। यदि हम राजस्थान के अंदर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें कि गुरुजी पर्वत श्रृंखला जो है ये कितने प्रतिशत भाग पर है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 6% भाग पर पर्वत श्रृंखला है। अरावली जो है जिसको मैंने 9% भाग लिखा, तो ये अरावली भौतिक प्रदेश में जिलों की बात की थी, लेकिन अरावली जो है एग्जैक्ट जो पहाड़ियों का जो एरिया है वो सिर्फ कितने प्रतिशत भाग पर है, 6% के ऊपर ही आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। इसके अलावा यदि मैं कहूं पठारी क्षेत्र की बात करूं, उच्च या पठारी क्षेत्र कह दूं, मैं ऐसे कहूं उच्च या पठारी भूभाग की बात करूं तो लगभग 30 से 31% हिस्सा जो है ये उच्च एवं पठारी भूभाग आता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास आ जाती है। और उसके बाद आपका आ जाता है मैदानी भाग, और मेरे बच्चों ये जो मैदानी भाग है ये लगभग 51% है। कितना है? लगभग 51%। इसका मतलब है आपको ये भी याद रखना होगा कि राजस्थान में मैदानी भाग 51%, उच्च या पठारी भाग लगभग 30 से 31% है, पर्वत श्रृंखला लगभग 6% के आसपास है, उच्च शिखरों की बात कर लगभग 1% के आसपास आ जाता है। ये इसका जवाब है। इसका मतलब ऑप्शन यहां पर डी जो होगा ये इसका सही जवाब हो गया। चले मेरे बच्चों आगे, ओके जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के किस भूभाग को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये तो है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर हम लोगों ने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, और इस 4 भौतिक प्रदेशों को जो एक भाग होगा इसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल। ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है इसको मेरे बच्चों वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। ये जो लाइन है ये आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, अर्थात 50 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा के पश्चिम का जो भाग है उसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थल, और इस पश्चिमी मरुस्थल को भी वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों के अंदर बांटा गया है जी। यहां से देखो ये 2 भाग हो गए जी, ये 2 भाग हो गए मेरे बच्चों, और ये वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसके आधार पे 2 प्रदेश हो गए, और 2 प्रदेशों में ये जो 25 से पश्चिम का है इसे कहा जाता है महान मरुस्थल, इसी को हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, इसी को हम बोलते हैं रेतीला मरुस्थल, और उसके बाद में ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इस अर्ध शुष्क मरुस्थल जो कि बड़ा क्षेत्र है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे यहां पर एक भाग तो हो जाएगा इसका घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन है, एक भाग यहां पर हो जाएगा आपका काटली बेसिन है, काटली बेसिन को शेखावाटी बेसिन भी कहा जाता है, एक भाग हो जाता है आपका नागौरी उच्च भूमि हो जाता है भाई, और एक हो जाता है आपका लूणी बेसिन। इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न कुछ और ही पूछा गया कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से भाग को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। यहाँ पर पूछा तो ये गया साहब, और इसी के अंदर यदि हम बात करें तो अपना पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। तो बेटा यहाँ पे शुष्क रेतीला, ये महान प्रदेश की बात करें इसी को बोलते हैं शुष्क रेतीला, लेकिन ये जो प्रदेश है इसको बांगड़ प्रदेश नहीं कहते। लूणी जवाई प्रदेश, इस लूणी जवाई प्रदेश की बात करें तो मेरे बच्चों इसको गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र। यदि एग्जाम में आ जाए कि गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है तो ये आपके लूणी बेसिन वाला है। शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, तो यहां पर घग्गर के मैदान का भी अकेले नहीं आता। वागड़ क्षेत्र की बात करें, एग्जैक्ट यदि बात करें तो इस वागड़ क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें, बागड़ की बात करें, बागड़ के अंदर स्टार्ट होता है इलाका आपका गंगानगर जब इसी में है, आपके अंदर जैसे हनुमानगढ़ का हिस्सा है वो भी इसी में है। यदि हम बात करें अपना शेखावाटी वाला हिस्सा भी इसी के अंदर आता है, और यदि हम बात करें आपके जैसे नागौर जोधपुर, मतलब ये बोले इस बागड़ प्रदेश की बात करें तो बागड़ प्रदेश को हम एग्जैक्ट बोले तो ये जो अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसकी बात करें,
अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें, इस प्रदेश को कहा जाता है बागड़ प्रदेश। विस्तृत रूप से तो इसको बोले, लेकिन अब यहां पर अलग अलग दे दिया, तो बेटा अलग अलग यहां पे दे दिया गया, इसका मतलब बागड़ी प्रदेश है। तो यहां पे नागौरी उच्च भूमि को भी, यदि इनमें से अब 4 भाग हो गए सर, लूणी बेसिन, इसको तो गोडवार बोलते हैं, एक शेखावाटी काटली बेसिन और घग्गर का मैदान। सर इन तीनों में से पूछा जाए तो फिर एग्जैक्ट कौन सा होगा? तो बेटा इन तीनों में से यदि पूछा जाए तो फिर आपको एग्जैक्ट जाना होगा कहां पर? शेखावाटी प्रदेश के ऊपर। क्यों जाना होगा? क्योंकि शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा थोड़ा सा जुड़ता है किसके साथ? घग्गर प्रदेश के साथ भी, और एक किसके साथ जुड़ता है? आपके नागौरी उच्च भूमि के साथ भी। तो ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो बीच वाला करता है साहब ज्यादा, क्योंकि घग्गर बेसिन तो इतना सा हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, लेकिन काटली वाला ज्यादा हो गया है ना। यहाँ पे यही है लूणी जमाई वाला, इतना अक्सर इसके साथ जुड़ेगा, तो 2 या 3 के साथ, तो बड़ा एरिया काटली बेसिन का, इसलिए गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुन्नू और डीडवाना, नागौर तक के हिस्से को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर इस पर्सन के आधार पर यदि बेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी जो है, ये इसका सही जवाब है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन सी, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट यहां पर है दक्षिणी अरावली प्रदेश में, किसकी बात कर रहा हूं? दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थिति निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सही अवरोही क्रम की बात करें साहब, और सही अवरोही क्रम के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां यहां पर आ जाते हैं उसकी बात करें। जैसे यहां पर शेर है, तो यहां पर मैं जैसे शेर है, इस शेर की ऊंचाई लिख देता हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाएगी। शेर की बात करें, इसकी ऊंचाई जो है ये आपके 1597 मीटर है। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। एक है आपके यहां पर जैसे अचलगढ़ है, अचलगढ़ लिख दिया। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा? 1380 मीटर है। जैसे एक यहां पर है देलवाड़ा, देलवाड़ा की बात करें, ये जो देलवाड़ा है इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 1442 मीटर है। 1442 है। मतलब एग्जैक्ट 3 तो हमें पता ही होगा, 3 तो हमें पता ही होगा। ऋषिकेश तो हो सकता है बच्चों को नहीं भी पता हो, लेकिन ऋषिकेश की बात करें, इस ऋषिकेश की जो ऊंचाई है मेरे बच्चों, ये याद रखना 1017 मीटर है। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर है। अब इसी की बात करें और लगभग यही है, तो यहां पर अवरोही, अवरोही का मतलब होता है कि ऊंचे से कम ऊंचे की ओर, इस प्रकार से डाउनफॉल में। तो यहां पे नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा? शेर होगा कि नहीं होगा? नंबर 1 तो या तो ये होगा या ये होगा, इसका मतलब ऑप्शन या तो जवाब होगा ए या जवाब होगा आपका डी, यही होगा। उसके बाद में तो यहां पे 1597 हो गया, उसके बाद में 1442 देलवाड़ा, तो अचलगढ़ तो है ही नहीं, देलवाड़ा। अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य और उत्तरी अरावली प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का सही अवरोही क्रम कौन सा आता है? जी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो जी, सबसे पहले यहां पर किसकी बात की है? मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, अपने अरावली पर्वतमाला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं इस प्रकार से जी, जैसे खेतड़ी से लेकर के सांबर तक, जो अपनी खेतड़ी है, इस खेतड़ी से लेकर के सांबर तक का जो हिस्सा है ये उत्तरी अरावली है। सांबर से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक का जो हिस्सा मध्य अरावली है, और यहां पर आबू रोड तक की बात करें ये दक्षिणी अरावली है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि इस उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की जो चोटियां, इनका अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब वही ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की और बात की गई, वही डाउनफॉल की बात यहां पर की गई है। इसी की बात करें साहब। अब यहां पे देखो एक चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, पता तो होना चाहिए ना भाई, तारागढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे बच्चों? तो याद रखना तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर है, ठीक है साहब। एक है आपके नाग की बात करें, नाग की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर है। नाग की ऊंचाई कितनी है? 795 है। एक रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ की बात करें, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। और उसके साथ साथ आपके यहां पर एक बच गया और साहब, खो। एक क्या बच गया आपका? खो बच गया। और खो की बात करें, इसकी ऊंचाई आती है 920 मीटर। अब इसी को देखो तो यहां पर अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा जाएगा? रघुनाथगढ़ 1055, 1 और 2, अर्थात बी और डी।
अर्थात बी या डी। इसका मतलब या तो जवाब होगा बी या जवाब होगा डी। उसके बाद में कौन सा जाएगा, तारागढ़, रघुनाथगढ़, सॉरी खो, तो ये खो यहां पर भी है, खो यहां पर भी है। उसके बाद में कौन सा जाएगा, तारागढ़, तो तारागढ़ यहां पर है। उसके बाद ये है, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। आगे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास यदि हम बात करें, एक तो याद रखना, ये जो नदी है अपने राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान में सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, बनास नदी। एक यदि हम बात करें इसके उपनामों की बात करें तो बेटा इसे वन की आशा कहा जाता है, इसे वर्णासा कहा जाता है, वर्णासा, और इसी को हम लोग बोलते हैं अपने वशिष्ठी। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो कई जगह इसकी लंबाई मिलेगी आपको 480 किलोमीटर और सैटेलाइट के आधार पर मिलेगी 512 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई मिल जाती है। 412 से कई जगह मिल जाएगी आपको 480 से लेकर आपको मिल जाएगी 512 किलोमीटर की बात करें, ये यहां से आ जाती है। अब यहीं से आता है कि सर इसकी सहायक नदियों की बात करें, बनास की सहायक नदियां नहीं है जी। बाणगंगा की बात करें 1, कोठ्यारी 2, लूणी 3 और मोरेल 4 जी, इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। इसकी बात करें साहब तो बाणगंगा नदी जो है, बाणगंगा, ये बाणगंगा किस में जाकर के मिलती है आपके, बनास की है सहायक नदी। बाणगंगा की बात करें है कि नहीं बनास की सहायक नदी बाणगंगा जी, है ना। तो यहां पे देखो इसमें दिमाग लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो जी, लेकिन यहां पर सहायक नदी नहीं है। एक नदी तो एग्जैक्ट मोटी मोटी बात करें तो कौन सी नहीं होगी, लूणी। भाई लूणी तो नहीं होगी, बाकी तो है कि नहीं है। ये तो हो सकता है मामला में यहां पे पर्सन में कुछ गड़बड़ भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। भाई बनास की सहायक नदी नहीं है, इसकी बात तो लूणी का नाम तो आ ही जाएगा इसके अंदर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। जैसे इसकी सहायक, अब देखो यहां पर बाणगंगा की बात करें, है ना, बाणगंगा, कोठ्यारी और मोरेल। मोरेल तो है, मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में, ये तो मिलती है। कोठ्यारी की बात करें दिवेर की पहाड़ियों से आती है। एक बाणगंगा की तो बात है, एक बाणगंगा की तो बात करें, बाणगंगा की बात करें, ये बाणगंगा जो है इसका हम अर्जुन की गंगा, बाणगंगा वही तो है जी। तो यहां पर यदि इनमें दोनों में से, इसका मतलब बाणगंगा में से, लूणी में से तो डिसाइड करना था। अब ऐसी स्थिति में हमें बेस्ट के ऊपर जाना है, ऐसी स्थिति में कहां जाना है, बेस्ट के ऊपर जाना है, और इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, लूणी। ये बात है इसका, ठीक है। तो मस्तिष्क में ऐसे कोई विचार आपके नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश की ऊंचाई कितनी है। जी हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें, हाड़ौती प्रदेश की बात करें मेरे बच्चों, इसकी ऊंचाई, बेसिक औसत ऊंचाई, अपने राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेश हैं। और 4 भौतिक प्रदेश में आपको मैंने कहा था, पढ़ाया था, अभी जब पहला प्रश्न पढ़ाया, देखो याद करो किसकी बात कर रहे थे हम, चर्चा यहां पे कर रहे थे राजस्थान में उच्च पठारी भूमि, और कहा था कि राजस्थान के अंदर 400 से 500 मीटर से 400 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले जो भूभाग हैं उनको उच्च पठारी भूभाग कहते हैं। अब यहां पर वही प्रश्न, इसी को रिलेवेंट हमें यहां पे करना होगा। इसका मतलब है कि वो उच्च पठारी भाग 400 से 500 मीटर है। 400 से 500 मीटर तो 800 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, तो वहां पर प्रश्न में किस में जाएंगे, 500 मीटर के पास जाएंगे। मतलब ये हाड़ौती का पठार, इसे मालवा का पठार भी कह देते हैं, इसे दक्कन का पठार भी कह देते हैं सब, है ना। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 400 से 500 मीटर के आसपास आती है, या इसके बीच में आ जाती है। बस इतनी सी बात है। आगे देखो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति राजस्थान में जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब है कि भैया जिससे पानी 2 भागों में बंटता हो, और ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर मध्य से होकर के एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अपना अरावली, और इसी अरावली को कहा जाता है जल विभाजक। क्यों कहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। और वो इसलिए कहा जाता है कि इस अरावली के पूर्व में जो नदियां हैं,
इसके पूर्व में जो नदी है मेरे बच्चों, ये जाते हैं अपने बंगाल की खाड़ी में। ये गई है बंगाल की खाड़ी के अंदर, सामान्यतः लगभग नदियां हैं। और इसके पश्चिम के जो नदियां हैं, इसके पश्चिम की जो नदियां वो लगभग नदियां कहां जाती हैं? अरब सागर के अंदर जाकर के गिर जाती हैं, या हो सकता है आंतरिक प्रवाह के अंदर होगी। तो इस अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं ये या तो आंतरिक प्रवाह में आ जाएंगी, या उनका प्रवाह क्षेत्र जो है वो अरब सागर आपके अरब सागर तक हो जाता है। और पूर्व की जो नदियां हैं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका जल जो है ये पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी तक। तो इसका मतलब है कि हम राजस्थान की इस अपवाह तंत्र को, नदियों के बहाव तंत्र को, क्षेत्र को दो भागों में इधर उधर बांटने वाला यदि भौतिक प्रदेश पूछा जाए या स्थलाकृति पूछी जाए तो फिर कौन सा होगा? अरावली पर्वत माला। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? यहां पर एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ दे रखा है इसका उद्गम, कि भैया इनमें से कौन सी जो है ये असुमेलित आती है, इसकी बात करें। यहां पर एक है बनास। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से ही होता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और उसके बाद में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा है ना, इधर से केकड़ी, टोंक से होती सवाई माधोपुर में जाकर के, और किस में मिल जाती है मेरे बच्चों? ये जाकर के मिल जाती है आपके चंबल के अंदर। तो ये तो हो गया बन की आशा और राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। नंबर नेक्स्ट की बात करें पार्वती नदी, और पार्वती का उद्गम सीहोर एमपी से। पार्वती की बात करें ये कहां पर है? सीहोर एमपी की बात करें जी, ये कहां से आ जाएगी? आपके सीहोर एमपी जो है वहां से आ जाती है। और ये आपके जो है ना पार्वती जो है ये किसकी सहायक नदी है? पार्वती की बात करें चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है जी। करियाहाट बारा से, ये राजस्थान में करियाहाट बारा से प्रवेश करती है और उसके बाद करियाहाट से प्रवेश करती है और जाकर के पालिया गांव के अंदर आपके चंबल में मिल जाती है। एक बाणगंगा नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? बैराठ की पहाड़ियां। कहां से? बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से, जिसको हम अर्जुन की गंगा है ना और रुंडी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये भी जाकर के इसमें गिरती चंबल में, ये भी किसमें जाकर गिरती? चंबल के अंदर गिरती। जो पहली बात है ना कि बनास की सहायक नदियों की बात की थी, एग्जैक्ट देखें तो अलग अलग है, लेकिन उस प्रश्न के हिसाब से हमें उसी पे जाना होगा, है ना, मतलब ऑप्शन के आधार पे हमें डिसाइड करना होगा जी। तो यहाँ पर ये बैराठ की पहाड़ियों से आई है। कहाँ से आई है? बैराठ की पहाड़ियों से आई है। आगे साहब है ना, और उसके बाद में आगे चली जाती है भरतपुर जिले से। आगे देखो एक काली सिंध आती है। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी जो है ये कहां से? अपने एमपी से है। और हरिपुरा की बात करें ये अपना कहां पर है? चित्तौड़ में है। तो इस हरिपुरा से नदी कौन सी आती है? ब्राह्मणी नदी। इसका मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा युग्म असुमेलित है? तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? यदि हम राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है आंतरिक अपवाह तंत्र, जो कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% है। एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है जो कि लगभग 23 से 24% है। और एक अपना अरब सागर का अपवाह तंत्र है जो कि लगभग 16 से 17% है। ये अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब या तो नदियां आंतरिक रूप से विलुप्त होती हैं, या बंगाल की खाड़ी में उनका पानी जाता है, या फिर जाता है उनका पानी अरब सागर के अंदर। अब इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? लूणी नदी की बात करें ये आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है ना भाई, अरब सागर का हिस्सा है साहब। लूणी नदी कहां से निकलती है? नाग की पहाड़ियों से। नाग की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर के अंदर, यहां से निकलती है और उसके बाद में और जाकर के आपके जालोर से बहती हुई गुजरात और कच्छ के रण में चली जाती है। एक आती है माही नदी, ये कहां से आती है? अपने एमपी से। कहां से आती है? एमपी से आती है। एमपी से आती है मेहंद झील से। अमरोहा की पहाड़ियां मेहंद झील की बात करें यहां से आती है और ये आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से बहती हुई और आगे जाकर के और अरब सागर में चली जाती है। साबरमती नदी ये कहां से आती है भैया? ये अपने साबरमती नदी की बात करें ये कहां से? उदयपुर की बात करें, उदयपुर से निकलती है।
उदयपुर से। और उदयपुर में यदि हम बात करें तो कहां से, फुलवारी की नाल कह दे या गोगुंदा क्षेत्र कह दे, गोगुंदा यहां से आती है सरवन नदी, जिसको पहले वाक्कल नदी कहा जाता है, और ये भी अपने अरब सागर के अंदर आ जाती है। घग्गर नदी की बात करें, ये जो है ये अपने आती है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से आती है, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, और उसके बाद में ये हनुमानगढ़ में, कई बार तो हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है, ये फिर और आगे बहेगी तो फिर ये आगे बहती हुई गंगानगर पहुंचती है, और उसके बाद पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में जाकर के एक स्थान आता है आपका फोर्ट अब्बास, इसके अंदर जाकर के विलुप्त हो जाती है, मतलब विलुप्त होती है। और पाकिस्तान में इसको कहा जाता है हकरा, पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, हकरा कहते हैं। इसका मतलब है कि भैया घग्गर नदी जो है ये अरब सागर में नहीं है। घग्गर नदी की बात करें, ये जो है ये अपने आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर शामिल हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर, ये यहां से आ जाएगी। चलिए आगे, ओके आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी नहीं है मतलब विलुप्त नहीं होती। काकनी नदी, काकनी नदी की बात करें साहब, एक तो काकनी है, एक कोठ्यारी है, अंतः प्रवाही नदी है, एक लूणी है, एक मोरेल है। मोरेल की बात करें, ये आपके सवाई माधोपुर में है। मोरेल जो है ये सवाई माधोपुर में है, और आगे जाकर के बनास में मिलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। लूणी नदी ये आपके अरब सागर का अपवाह तंत्र है। कोठ्यारी नदी ये बनास नदी की सहायक नदी है। कोठ्यारी नदी है कि नहीं है, कोठ्यारी है भाई, बताओ दिखा। कहां से आती है कोठ्यारी, भीलवाड़ा से। मेजा बांध इसी पे तो है, भीलवाड़ा में है ना। द्विवेदी और काकनी नदी, इसको काकने भी कहते हैं, काकने नदी है कि नहीं, काकने मसूरदी भी कहा जाता है इसको। तो ये जो है ये कहां पर अपने जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर में। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए की बात करें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर झील की बात करें, ये जो है अपनी कहां पर है, जयपुर के अंदर है, और कैसी है तो याद रखना खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है। और खारे पानी की झीलों की भी बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और ये इसी सांबर झील से की बात करें, यहीं से अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक नमक उत्पादन जो है वो यहीं पर किया जाता है। तो कौन सी झील खारे पानी की नहीं है, तो सांबर झील तो खारे पानी की झील है। डीडवाना झील की बात करें, ये भी खारे पानी की झील है, डीडवाना में है ना। पंचपदरा झील की बात करें, ये अपने कहां पर है, वर्तमान में आ जाएगी बालोतरा में है ना। और ये झील जो है ये अपने सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील, और यहीं से राजस्थान का सबसे बेस्ट नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना की बात करें, यहां का नमक खाने योग्य नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड, मतलब राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी खारे की है, ये भी खारे की है, ये भी खारे की है। सिलिसेट झील नहीं है। और कहां है गुलगुलो, तो याद रखना अलवर में है। सिलिसेट झील कहां पर है, अलवर में है। तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब आ जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है जयसमंद झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर करवाया गया है। जयसमंद झील, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए ये है इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा जयसिंह के द्वारा। इसका निर्माण जो है ये महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, जयसिंह। तो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1685 से लेकर के 1691 के अंदर। एक तो याद रखना। दूसरा, जयसमंद झील की बात करें
यदि हम बात करें, याद रखना ये अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और यदि हम इसी की बात करें तो इसका एक अन्य नाम भी आते हैं, अन्य नाम, इसे जलचरों की बस्ती और एक इसको कहा जाता है डेबर झील भी कहते हैं। और ये जैसवंत झील की बात करें, ये है कहां पर? उदयपुर में। और अब उदयपुर से जो नया जिला बना है वो आप लोग कमेंट्स करके बताओगे, क्योंकि अब ये झील जो है ये कहां चलेगी? अपने इस उदयपुर से एक नया जिला बना है, उदयपुर से एक नया जिला बना है। कमेंट्स करके आप बताना आपको जी, उसके अंदर चलेगी। अब किस नदी के ऊपर है? माही नदी। तो भैया यदि उदयपुर में होगी, देखो नदी का नाम ना हो तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। माही नदी, क्या माही नदी उदयपुर में जाती है? नहीं जाती है। क्या साबरमती तो आती है, बनास जाती है क्या? ये भी वहीं से थोड़ा सा हिस्सा तो आ जाएगा क्या बनास का? नहीं ना, बनास है कि नहीं है ना, इसकी सहायक नदी है जी। इसका मतलब या तो साबरमती या गोमती में से, तो इस पे नहीं है, किस पे है? गोमती है। गोमती के ऊपर, नदी के ऊपर 1685 से 1691 के अंदर जो ना इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जी। आगे देखो साहब, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। यदि पास होता तो अलग जलवायु होती, दूर है इसलिए अलग है, इसका मतलब वो प्रभावित तो करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति एवं दिशा ये भी करती है। वर्षा का समान वितरण, राजस्थान में वर्षा का समान वितरण है ही नहीं। कैसे? पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पे वर्षा कम होती है, वर्षा कम है। और यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ पे वर्षा थोड़ी सी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो वर्षा का वितरण अलग है, और वर्षा का वितरण अलग है। पश्चिमी राजस्थान में कम है, तो जलवायु वहां पर शुष्क है, उष्ण है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बात करें, उधर जलवायु आर्द्र आ जाती है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में जहां पे वर्षा का औसत ज्यादा है वहां पर कैसी हो जाती है जलवायु? अति आर्द्र। मतलब वर्षा की मात्रा जो है ना, यही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यहां पर आ जाए कि इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता? वर्षा का समान वितरण। तो वर्षा का समान वितरण नहीं है, बस ये बात है, ये नहीं करता। वर्षा का वितरण तो करता है लेकिन वर्षा का समान वितरण नहीं करता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में हाड़ौती के पठार का औसत तापमान कितना होता है? देखो जी, ये अपना राजस्थान है मेरे बच्चों, और इस राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें इधर पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस मैं यहां पर कह सकता हूं, एक एवरेज की बात की गई है। अब प्रश्न यहां से आता है कि सर दक्षिणी पूर्वी पठारी, हाड़ौती के पठार में, लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी, अब इसके अंदर इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ये जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार, अब यहां पे थोड़ी सी वर्षा की मात्रा क्या है? वर्षा की मात्रा जो है ये अधिक है। और जब वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इनके सापेक्ष कम होगा। इसका मतलब 40 से अधिक तो नहीं होगा। तो कितना कह सकते हैं? 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना कह सकते हैं? 36 से 40 कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ के मुकाबले यहाँ पे वर्षा थोड़ी सी ज्यादा है, और जहां पे वर्षा ज्यादा होगी वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे 40 से 42 मैंने बोला, तो 40 से 42 बोला, इसका मतलब 40 से थोड़ा सा कम होगा, तो 36 से 40। ऐसे आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। आगे देखो, नेक्स्ट यहां से आ जाता है अगले प्रश्न की बात करें जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा मापक रेखा राजस्थान के वर्षा के वितरण को दो भागों में बांटती है? यह प्रश्न बड़ा टिपिकल है साहब। यदि हम राजस्थान में प्रश्न आता है, देखो आपको बताऊं, ये प्रश्न जो ना राजस्थान के एग्जामों के अंदर कई बार आ चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा। प्रश्न आता है यहां पर कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, तो वहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का औसत है। वहां पर एग्जाम में आया हुआ 50 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे तो 50 है ही नहीं। और आरबीसी की बुकों की बात करें,
याद रखना, यदि हम आरबीएससी की बुकों की बात करें और इसके साथ साथ मैं आरबीएससी की बुक की बात करता हूं और इसके साथ साथ एक सेकंड ग्रेड का पेपर लगा था 2016 के अंदर, उसके अनुसार बात करूं तो ये एग्जैक्ट वही पर्सन है जहां पे 50 था ही नहीं, उसके अनुसार क्या होगा 40। लेकिन आई थिंक 2017 के अंदर फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, उसके अंदर 40 नहीं था, वहां पे 50 सेंटीमीटर था। या तो दोनों में से एक होगा, या तो दोनों में से एक होगा, या फिर दोनों होंगे। तो फिर 50 भी एग्जामों में आया हुआ है और 40 भी एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जामिनर इस चीज को तो समझता है, या तो 40 होगा या 50 होगा, उन दोनों में से एक देगा। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे दोनों दे दिए, तो नहीं, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं और दोनों आए हुए हैं तो फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट यदि हम आरबीएससी की बुकों की बात करें तो उसके अनुसार कितना है 40 है। लेकिन हाँ, एग्जामों में आए हुए फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2017 के फर्स्ट ग्रेड में पर्सन आया हुआ है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, तो वहां पे 50, लेकिन आरबीएससी की बुक में 40 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है हम तो उसी को पढ़ रहे हैं, वही अपने मान्य है और एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 40 यहां पे 40 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण राजस्थान में मावठ होती है? मावठ जो है ये है क्या, तो मेरे गुलगुलो याद रखना, ये अपने शीतकालीन वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है। शीतकाल में जो वर्षा होती है इसको मावठ बोलते हैं। इसका अन्य नाम आता है, अन्य नाम, और इसे कहा जाता है अपना सुनहरी बूंदे। इसको क्या बोलते हैं? सुनहरी बूंदे कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए उपयोगी। किसके लिए? रबी की फसल के लिए उपयोगी। किसके कारण होती है? तो ये अपने पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों की वजह से। किसकी वजह से? पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात, पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात। और इसी पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों की बात करें, इसी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं, क्योंकि विक्षोभ का मतलब क्या होता है? चक्रवात है। तो पश्चिमी हो गया यहां पर शीतोष्ण, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध से उत्पन्न होता है, तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से, और वो पश्चिम से आते हैं। याद समझना, शीतोष्ण कटिबंध जो कि 23.5 से लेकर के अपन कहां चले जाएं, जो अपन उष्ण कटिबंध 23 से 23, 23.5 से 66, तो 23.5 से 66 जो उत्तरी अक्षांश है, वहां पर एक सागर आता है जिसका नाम है भूमध्य सागर। वहां पर शीतकाल में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। और वो हमसे पश्चिम में है, और वो जब आते हैं तो उनसे बारिश होती है, इसलिए उसको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं, या उनको पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी कह देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। तो मेरे बच्चों, ये था अपना राजस्थान की ज्योग्राफी का सेशन। बस इतना सा, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार के द्वारा जो एक बेहतरीन मुहिम आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग स्तर पर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर के अलग अलग स्तर पर प्रयास किए। अब एक और नया स्तर आपके सामने है, और वो है कि जितनी सारी हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जितनी सारी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, उनका कंक्लूजन, उनका सार, कि क्या उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो आपके आरएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का समूह लेकर के वापस से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, और आज हम चर्चा करेंगे आरबीएससी की जो क्लास 9 की किताब है राजस्थान अध्ययन की, उसको लेकर के। और उसमें जो हमारा आज सेक्शन रहने वाला है, वो सेक्शन रहेगा आज हमारा राजस्थान में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, पबेड इन राजस्थान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कहने का मतलब, एक तरफ राजस्थान के एकीकरण के चरणों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके गठन की तिथि दे रखी है, तो इनमें से असुमेलित छांटना है आपको, वो फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है वो असुमेलित है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले मत्स्य संघ, हम सबको पता है कि राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 17 मार्च 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 तक चली, और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। आज जो हमारा वर्तमान में जो राजस्थान नजर आता है, जो रंग बिरंगा राजस्थान नजर आता है, एक अलग ही छवि वाला, एक अलग ही खूबसूरत सा राजस्थान नजर आता है, ये राजस्थान दोस्तों 7 चरणों में जाकर के एक हुआ, और फाइनली कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। आरएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, अगर आप लोगों को पता हो तो,
और प्रश्न पूछा गया था, अभी जो पिछले 2 पेपर हुए हैं आरएस प्री के, उन दोनों में यहां से बड़े खूबसूरत खूबसूरत से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं, क्योंकि ये तारीख है ना, ये 1 नवंबर 1956, ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मायनों में कंफ्यूज करती है। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? एग्जाम में प्रश्न आया और पहला ऑप्शन था 1 नवंबर 1956। अब हमने भी बचपन से यही पढ़ रखा है 1 नवंबर 1956, तो फटाफट उस पर टिक कर दिया। याद रखने वाली दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को, ना कि 1 नवंबर 1956 को। याद रखने वाली बात है। भारत में राजस्थान में राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मान सिंह जी को, पहले और अंतिम राज प्रमुख वही थे। लेकिन ये जो राज प्रमुख का पद है, इसको समाप्त किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस पद को समाप्त करके और राजस्थान में राज्यपाल का पद स्थापित किया गया था। और यह सब हुआ 7वें संशोधन के द्वारा। और 7वां संशोधन लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और गुरुमुख निहाल सिंह जी ने 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। ठीक है। अब प्रश्न है यहां पर, एक तरफ चरणों के नाम है और एक तरफ गठन की दिनांक है। तो दोस्तों मत्स्य संघ, ठीक है, 17 मार्च 1948 को, ये तो सही है। हमारे को छांटना क्या है यहां पर? असुमेलित छांटना है। राजस्थान संघ, तो ये 15 मार्च नहीं आएगा, ये 25 मार्च आएगा, 25 मार्च 1948। तो देखो हमारा प्रश्न तो इसी ऑप्शन पर सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, ठीक बात है। और वृत्त राजस्थान फिर 30 मार्च 1949 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? राजस्थान संघ, जिसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, ना कि 15 मार्च 1948 को। दूसरा प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में सिरोही रियासत का विलय किया गया? बहुत आसान सा प्रश्न है ये तो। कौन सा चरण था? 6वां चरण या 6वां चरण था वो। अगला प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल अथवा विधायिका होगी? दोस्तों याद रखने वाली बात है, जब अपन संघ सरकार पढ़ते हैं तो संघ सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। हम सबको पता है विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, तो कानून निर्माण। कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानूनों का संरक्षण करना। संघ सरकार में भी यही 3 महत्वपूर्ण अंग और राज्य सरकार में भी यही 3 महत्वपूर्ण अंग। तो चूंकि यहां पर चर्चा हो रही है विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की, तो हम राज्य सरकार की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों विधायिका का काम है कानून निर्माण करना, और किसी भी राज्य में जो कानूनों का निर्माण किया जाता है वो किया जाता है उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा। ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन विधानमंडल का मतलब समझे तो राजस्थान में विधानमंडल का मतलब है राजस्थान का राज्यपाल और राजस्थान की विधानसभा। क्योंकि वैसे तो विधानमंडल का जो गठन होता है वो होता है राज्यपाल, विधानसभा और जिस भी पर्टिकुलर राज्य में विधान परिषद है, इन तीनों से मिलकर। लेकिन जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करेंगे। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल अथवा विधायिका होगी? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 168 में यह प्रावधान किया गया है। तो देखो प्रश्न का जवाब तो यहां से मिल गया हमारे को, 168 168। 164 क्या कहता है? 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावधान है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावधान है, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, किसकी शपथ लेते हैं, कौन सी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। 164 में ही चर्चा की गई है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसी आर्टिकल 164 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने हुए मंत्री बन जाता है तो 6 महीने की अवधि में उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होती है। साथ में 164 में यह भी कहा गया है कि राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो तो अनुसूची 3 के अंदर दिलाई जाती है, लेकिन जो वेतन और भत्ते हैं वो वेतन और भत्ते अनुसूची 2 के प्रावधानों के अंतर्गत दिए जाते हैं और पद पर रहते वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जाता। 169 में विधान परिषद के सृजन और उत्साधन को लेकर प्रावधान किया गया है। बात करें अगर अपन 178 की 178 की तो विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि आर्टिकल 174, 175 और 176 इन तीनों में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, उनको लेकर उल्लेख किया गया है। 177 के अंतर्गत जो राज्य का महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल के साथ जो राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उनके विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। जबकि 178 में प्रावधान किया गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है, कैसे उनका चयन किया जाता है। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल अथवा विधायिका होगी? तो अनुच्छेद 168। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभाओं में एक वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र आवश्यक हैं? अब देखो इसका जवाब हमारे को ढूंढना पड़ेगा अनुच्छेद 174 में, 174 में। 174 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया इस बात का, और 174 यह कहता है कि राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का सत्र आहूत किया जाएगा, मतलब सत्र बुलाया जाएगा, सत्र को अवसान किया जाएगा या सत्र अवसान किया जाएगा, और या फिर विधानसभा को विघटित किया जाएगा। लेकिन ये जो सत्र आहूत वाला प्रोविजन है, यहां पर प्रावधान ये भी कर रखा है कि राज्य विधानमंडल के 12 महीने में या 1 वर्ष में अनिवार्य रूप से 2 सत्र बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब ये कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 वर्ष में कितने न्यूनतम सत्र हो गए? 2 सत्र हो गए। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा इसमें। तो आर्टिकल 174 याद में रखना, 174 याद रखना आप लोग। अगला, वर्तमान में राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में क्रम से कुल कितने विषय हैं? दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान की एक अनुसूची है 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में शासन के विषयों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरी है राज्य सूची। तीसरी है संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। और चौथी है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, यहां पर प्रश्न आया है राज्य सूची और संवर्ती सूची को लेकर। इतना याद रखना, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है, वहीं राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को प्राप्त है। जबकि संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी प्राप्त है, राज्यों को भी प्राप्त है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है इन कानूनों के संदर्भ में तो फिर केंद्र का माना जाएगा। ठीक है। अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उनका उल्लेख कहां किया गया है? अवशिष्ट सूची में किया गया है। तो अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। यहां पर बात की गई राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों को लेकर। तो देखिए, मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे और 47 विषय हुआ करते थे संवर्ती सूची में। एक बात हमेशा याद रखना, आज भी जो ये क्रम संख्या है ना, जो अपन कह देते हैं कि 66 से घटाकर के 61 कर दिए गए, 47 से बढ़ाकर 52 कर दिए गए, आज भी जो बैर एक्ट है उस बैर एक्ट में एजिटिव शब्दावली वही है, इनका जो डिजिट है, जो क्रम संख्या, वो उतनी की उतनी है। ये बात याद रखना आप। तो 66 से 5 घटा करके 61 तो किस में हो गए?
राज्य सूची में, और 47 में 5 बढ़ा करके 52 किस्में कर दिए गए समवर्ती सूची में। तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी प्रांत की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम अनुच्छेद 153 से शुरू करते हैं। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा, एक गवर्नर होगा। ठीक है, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में यह व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 दोस्तों, जिस प्रकार से संघ सरकार में राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर राज्य में राज्यपाल को नाम मात्र कार्यपालिका और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। इसके पीछे का जो आधार है वो कहां से निकल के आता है, उस आधार को बताता हूं मैं आपको। 154 कहता है किसी भी प्रांत या किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी, और इन शक्तियों का प्रयोग या तो राज्यपाल खुद करेंगे और या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से करवाएंगे। तो अब यहां से हमारे को पता चलता है कि एक राज्य में सुपर डुपर पावर में कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जैसे हमारा ध्यान अनुच्छेद 163 पर जाता है, 163 पर जाता है, तो 163 साफ शब्दों में कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। कहने का मतलब देश का संविधान शक्तियां तो बहुत सारी देता है राज्यपाल को, गवर्नर को, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो इस आधार पर अपन कह देते हैं कि एक राज्य में जो राज्यपाल है वो एक नाम मात्र कार्यपालिका होता है तथा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो 154 में ये बात कही गई। अब देखो हमारा प्रश्न का जवाब तो यहां से मिल गया कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार किसी प्रांत की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। तो जवाब तो आ गया 154। अब 156 क्या कहता है? 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से कुछ उपबंधों के साथ है। जैसे पहला तो है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, और इन 2 प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 158 के संदर्भ में अगर अपन बात करें 158 को लेकर, तो 158 में शर्तों का उल्लेख किया गया है राज्यपाल को लेकर के। कौन कौन सी शर्तें हैं? कि वह राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, निवास के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाएगी, और पद पर रहते उसके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो एक अनुपात होगा उस अनुपात में क्या दिया जाएंगे? वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 160 160 ये कहता है कि ऐसे कोई प्रावधान जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, तो अगर राज्यपाल के संदर्भ में और कोई प्रावधान स्थापित करना है तो भारतीय संसद ऐसा कानून बना करके कर सकती है। 160। अब अपन आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान द्वारा कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्रदत्त नहीं है? वापस से देख लेना आप। निम्नलिखित में से संविधान द्वारा कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्रदत्त नहीं है, राज्यपाल को प्रदान नहीं की गई है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये तो है, फिर है मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद का गठन करना, ये बात भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों आर्टिकल्स का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 164 में। विधानसभा का सत्र आहूत करना, तो अनुच्छेद अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी 174। देखो कहां बात की थी हमने, ये रहा। तो 174 में राज्यपाल सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और विधानसभा को विघटित करेगा। तो यहां पर प्रश्न क्या है? तो 174 के अंतर्गत क्या है? विधानसभा सत्र आहूत करना। एक है विधानसभा स्थगित करना। दोस्तों विधानसभा स्थगित करने का काम विधानसभा के स्पीकर का होता है, अध्यक्ष का होता है, ना कि किसका? राज्यपाल का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है हमने। चलो 168। तो 168 तो कहता है
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल होगा और उस विधानमंडल का जो गठन होगा वो उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों से मिलकर, और अगर केवल विधानसभा है तो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होगा। 163 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? इस मंत्री परिषद का मुखिया होगा मुख्यमंत्री। तो देखो प्रश्न तो यही पूछा गया है, तो इसका सही जवाब तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 169 की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले ही की थी कि विधान परिषद का सृजन, कहने का मतलब कैसे गठित किया जाता है, वह उत्साधन कि ऑलरेडी मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद है और उस विधान परिषद को समाप्त करना है, उसका उत्साधन करना है, तो उसका उल्लेख कहां है? 169 में। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन को लेकर व्यवस्थाएं की, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा। 163। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? अब पीछे हमने प्रश्न देखा था राज्यपाल से संबंधित नहीं है, अब की बार प्रश्न देखा है मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है। तो विधानसभा का सत्र आहूत करना, मंत्री को विभाग बांटना, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संदर्भ में राज्यपाल को अवगत करवाना। अब देखो यहां पर बात यह है, विधानसभा का सत्र आहूत करना, तो ये तो थोड़ी देर पहले मैंने और अपने पिछले 2 प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। 174 विधानसभा का सत्र आहूत करना या फिर सत्रावसान करना, ये सब काम किसका है? ये राज्यपाल का है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? तो नहीं में सही जवाब तो क्या आ गया हमारा? ए आ गया। आगे भी देख लेते। तो मंत्रियों को विभाग बांटना कि कौन से मंत्री को गृह मंत्रालय दिया जाएगा, किसको वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, किसको पंचायती राज दिया जाएगा, किसको यूडीएस दिया जाएगा, तो ये जो काम है ये किसके हैं? ये मुख्यमंत्री के। ये तो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना, बिल्कुल सही है कि जब भी राज्य की शासन व्यवस्था के संदर्भ में मान लीजिए अगर मंत्रिपरिषद का गठन और कैबिनेट की बैठक अगर बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल की अगर बैठक बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करवाना, तो ये भी है। कौन सा नहीं है? विधानसभा का सत्र आहूत करना। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का कार्य करता है? अब दोस्तों हमारे को यहां पर चर्चा करनी पड़ेगी अनुच्छेद 167 की। 167 कहता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, और 3 ड्यूटीज हैं, 3 कर्तव्य हैं। पहला, राज्य की विधायन व प्रशासन, विधायन और प्रशासन से संबंधित जो रिपोर्ट है वो किसको देना? राज्यपाल को देना, और ऐसा मुख्यमंत्री खुद से करेगा। दूसरा, मान लीजिए राज्यपाल विधायन और प्रशासन के संदर्भ में कोई रिपोर्ट मांगे तो रिपोर्ट देना। और तीसरा है मंत्री परिषद के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है और सुंदर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो राज्यपाल के द्वारा कोई संदेश या सूचना भेजी जाएगी और ये संदेश या सूचना मुख्यमंत्री के द्वारा किसको दी जाएगी? मंत्री परिषद को दी जाएगी। तो इन 3 आधारों पर अपन कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी की जो नियुक्ति है, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, वो चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है, फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्व मंडल का मुख्यालय है? हेडक्वार्टर कहां है? तो अजमेर। बेसिक सा प्रश्न है, तो तथ्य है सीधा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है? तो पुलिस हेडक्वार्टर कहां है? जयपुर में स्थित है। अब देखो पुलिस विभाग में कार्यरत कार्मिकों का सही पदानुक्रम, चलो मैं आपको शुरू से ही बता देता हूं ना। ऊपर ही ऊपर होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको कहा जाता है पुलिस महानिदेशक।
कहने का मतलब एक राज्य की पुलिस का मुखिया, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद में होता है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है आईजीपी। आईजीपी का मतलब ये नहीं है इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, है ना, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति है ना, ये नहीं है कि भारत सरकार और राजनीति, बल्कि आईजीपी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक, जो एक रेंज का मालिक होता है, मुखिया होता है, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर होता है डीआईजीपी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डीआईजी। उसके बाद एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के बाद में फिर आता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। यह है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक, यह है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो अगली चर्चा करते हैं अपन इसके संदर्भ में DYSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, DYSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और DYSP के बाद में CI, जिसको अपन सर्किल इंस्पेक्टर कहते हैं, वृत्त निरीक्षक, वृत्त निरीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर। उसके बाद में 9वां PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक, उप निरीक्षक। इसके बाद में आता है फिर ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस निरीक्षक, ASI। उसके बाद आता है फिर हेड कांस्टेबल, और फिर लास्ट में आता है कांस्टेबल। अब सीक्वेंस देख लो आप। पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और लास्ट फिर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। अब अपने को देखना है इनका क्रम। तो पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के बाद पुलिस ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आएगा, तो ये तो गलत है। फिर है पुलिस अधीक्षक और फिर सीधा वृत्त निरीक्षक, तो यहां पर क्या आएगा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तो ये भी गलत है। तीसरा पुलिस अधीक्षक, ठीक है, SP, एडिशनल SP, DYSP और CI, तो अपना जवाब कहां से आ गया, C इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक और उप पुलिस निरीक्षक। तो देखिए पुलिस अधीक्षक के बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये तो ठीक है, लेकिन सीधा इन्होंने क्या कर दिया, CI, जबकि यहां पर क्या आएगा, पहले DYSP आएगा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आएगा पहले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है, इनिशियल स्टेज में जब अनुच्छेद 40, जब देश का संविधान लागू हुआ था, तो अनुच्छेद 40 में हमने पंचायतों के गठन की बात की थी, लेकिन चूंकि संवैधानिक दर्जा दिया नहीं गया था तो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो इसलिए आगे जाकर के जब PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में 2 संशोधन किए गए, एक 73वां संशोधन और दूसरा 74वां संशोधन। और दोनों के दोनों कब किए गए, 1992 में किए गए, 1992 में किए गए। 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं तो अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 में इस प्रावधान को जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इस प्रावधान को जोड़ा गया।
साथ में 29 विषय जोड़े गए इसमें। और ये जो 13वां संशोधन है ये लागू कब हुआ फिर? तो ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में, जबकि राजस्थान में लागू हुआ ये 23 अप्रैल 1994 से। इसके बाद 74वां संशोधन 1992 और 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ में भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद की अगर अपन बात करें तो 243 पी से 243 जेड जी तक, और साथ में विषयों की अगर अपन बात करें तो 18 विषय जोड़े गए। अब देखो यहां पर प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों का जो संबंध है वो 42वें संशोधन से है, कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क, और उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रशासनिक निकायों का कोई मतलब ही नहीं 73वें संशोधन से, पंचायती राज का है, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे 10-15 जो आपकी कक्षा 9 की जो आरबीएसई की पाठ्य पुस्तक है उसको लेकर के हमने डिस्कस किया। चलिए वापस फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।